Good morning, student. This is second video lecture of stochastic process or random process. In the first video lecture, we have introduced stochastic process with their examples. We have also seen the distribution function of stochastic process and density function of stochastic process with some other formulas. Now, in this video lecture, we will see the classification of random process depending upon the relation between the members of stochastic process. So special classes of random process. Based on the depending relationship among the members of the process, the random process are classified into following types. First type is a Markov process. If for T1 less than T2 less than T3 dash dash less than Tn plus 1, probability of xTn plus 1 less than or equal to xn such that x of T1 is equal to x1 dash dash x of Tn is equal to xn is equal to probability of x of Tn plus 1 less than or equal to xn such that x of Tn is equal to Tn. तो देखो मार्को प्रोसेस क्या होता है जब आप इसको स्टोकास्टिक प्रोसेस जो कैलकुलेट करते हैं. फॉर एग्जांपल आपने ये कैलकुलेट किए x ऑफ T1 फर्स्ट रैंडम वेरिएबल है, उसके बाद सेकंड रैंडम वेरिएबल सेकंड टाइम पे t जो भी दिया है आपको x ऑफ T2, उसके बाद x ऑफ T3, ठीक है, डैश 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 x ऑफ Tn और उसके बाद x ऑफ Tn प्लस 1. ठीक है, तो ये जो नोटेशन है x ऑफ T1 को सिंपली x1 से डिनोट किया है, यहाँ पे x ऑफ T2 को डिनोट किया है x2 से और x ऑफ T3 को डिनोट किया है x3 से, x ऑफ Tn को डिनोट किया है xn से और x ऑफ Tn प्लस 1 को डिनोट किया है xn प्लस 1 से. राइट है, तो इसमें जब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं रेंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी x1 की, x2 की, x3 की, डैश डैश xn की प्रोबेबिलिटी, xn प्लस 1 की प्रोबेबिलिटी, तो xn प्लस 1 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट जब हम करते हैं तो ये डिपेंड करती है ओनली प्रीवियस वाली, मतलब प्रेजेंट स्टेटस. फिलहाल हमारे पास जो स्टेटस है वो xn है. राइट है, तो xn के बाद आपको xn प्लस 1 की प्रोबेबिलिटी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो टोटली डिपेंड करेगी प्रेजेंट स्टेटस पे, मतलब xn पे डिपेंड करेगी. पिछले वाले जो भी हुए x1 x2 डैश डैश x3 इस पर डिपेंड नहीं करेगी. तो ये जो प्रोसेस होगा इस प्रोसेस को बोलेंगे मार्को प्रोसेस. राइट है, दैट इज इफ द फ्यूचर ऑफ द प्रोसेस डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट स्टेटस बट नॉट ऑन द पास्ट प्रोसेस इज कॉल्ड मार्को प्रोसेस. ठीक है, तो स्टोकास्टिक प्रोसेस में जितने भी रैंडम वेरिएबल आ गए, आप उसकी नेक्स्ट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो प्रेजेंट स्टेटस जो भी है, जैसा आपको xn प्लस 1 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो वो डिपेंड करेंगे xn पर. प्रेजेंट स्टेटस हमारा xn है, हमको xn प्लस 1 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है. हैपनिंग ऑफ xn प्लस 1 डिपेंड करेगा xn पर. राइट है, तो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे मार्को प्रोसेस. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस विद इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स. तो इफ T1 लेस देन T2 लेस देन T3 डैश डैश लेस देन Tn रैंडम वेरिएबल, ये रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल x T2 माइनस x ऑफ T1, x ऑफ T3 माइनस x ऑफ T2, x ऑफ T4 माइनस x ऑफ T3 डैश डैश x ऑफ Tn माइनस x ऑफ Tn माइनस 1 आर इंडिपेंडेंट, देन द प्रोसेस x ऑफ T is called a random process with independent increments. ठीक है, तो आपने जो रैंडम प्रोसेस कैलकुलेट किया है x ऑफ T1, ये वाला रैंडम प्रोसेस x ऑफ T1, x ऑफ T2, राइट है, ये रैंडम प्रोसेस के क्या है एलिमेंट्स है, डैश 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 x ऑफ Tn प्लस x ऑफ Tn. राइट है, तो ये दो रैंडम वेरिएबल के बीच का डिफरेंस, राइट है, जैसा सेकेंड और फर्स्ट का डिफरेंस, थर्ड और सेकेंड का डिफरेंस, उसके बाद फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस, उसी तरह से लास्ट और सेकेंड लास्ट का डिफरेंस, ये अगर इंडिपेंडेंट है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इंडिपेंडेंट रैंडम प्रोसेस विद इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स. ठीक है,
तो ये सेकंड हो गया। उसके बाद थर्ड है स्टेशनरी प्रोसेस और स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस, इसको ट्रिपल एस भी बोलेंगे, SSS प्रोसेस, राइट है। तो जब भी स्टेशनरी सिंपल स्टेशनरी प्रोसेस लिखा है मतलब वो स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस की बात कर रहा है, SSS की बात कर रहा है, ठीक है। तो रैंडम प्रोसेस x ऑफ t is said to be stationary और strict sense stationary process if all distribution function does not vary with time। अब रैंडम प्रोसेस आपने कैलकुलेट किए, ये रैंडम प्रोसेस आ गया x ऑफ t1, x ऑफ t2 डैश डैश x ऑफ tn। अब इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब कैपिटल f ऑफ x कॉमा t, राइट है, कैपिटल f ऑफ x कॉमा टी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो है टाइम पर वेरी नहीं करता है, टाइम पे वेरी नहीं करता है इन द सेंस ये है कि x ऑफ t1 का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और x ऑफ t1 प्लस h का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो वो कैसे रहेगा, सेम रहेगा, राइट है। उसी तरह से x ऑफ t2 का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और x ऑफ t2 प्लस h का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वो भी कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। इसमें जो टाइम में h ऐड करने से उसके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से x ऑफ tn का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करेंगे और x ऑफ tn प्लस h का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, वो भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। h क्या है यहाँ पे, h जो है वो ग्रेटर देन 0 है, कुछ ना कुछ समथिंग जो है वो टाइम है, t है, t की वैल्यू, टाइम की वैल्यू है, ठीक है। एंड इट इज़ कॉल्ड nth ऑर्डर स्टेशनरी फंक्शन। जितने भी रैंडम वेरिएबल रहेंगे आपके, जैसे यहाँ पे n रैंडम वेरिएबल है तो ये nth ऑर्डर स्टेशनरी प्रोसेस इसको बोले हैं। इसमें k रैंडम वेरिएबल रहेंगे तो kth ऑर्डर स्टेशनरी प्रोसेस बोलेंगे इसको, ठीक है। तो नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल डिनोट करता है ऑर्डर ऑफ स्टेशनरी प्रोसेस। तो ये सेकंड है स्टेशनरी स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, एक नोट आपको इसमें याद रखना है, if the random process x of t is a stationary process then r of t1 comma t2 is equal to e of x of t1 multiple x of t2। ये क्या है, ऑटो कोरिलेशन है। ऑटो कोरिलेशन प्रीवियस वीडियो में हमने इसका फॉर्मूला देखे थे, ये फॉर्मूला है इसका, इज द फंक्शन ऑफ t2 माइनस t1। तो ऑटो कोरिलेशन जो होता है वो कैसा होगा, फंक्शन ऑफ टाइम डिफरेंस रहेगा। टाइम डिफरेंस है ये t2 माइनस t1, मतलब क्या है, सेकेंड और फर्स्ट टाइम का डिफरेंस, राइट है। तो अगर रैंडम प्रोसेस स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस होगा तो हमारा जो ऑटो कोरिलेशन रहेगा वो टाइम डिफरेंस का फंक्शन रहेगा, मतलब t2 माइनस t1 या फिर t1 माइनस t2 का फंक्शन रहेगा। उसके बाद म्यू ऑफ 2 मतलब मीन है, म्यू ऑफ टी मतलब मीन है। मीन को ई ऑफ एक्स ऑफ टी, जिसको एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, ये कांस्टेंट रहेगा और ई ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ टी भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब ई ऑफ टी भी कांस्टेंट है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ टी भी कांस्टेंट है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला है हमारे पास ई ऑफ एक्स स्क्वायर है ना माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, राइट है। तो स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस के लिए जो ऑटो कोरिलेशन होता है वो फंक्शन ऑफ t2 माइनस t1 या t1 माइनस t2 का फंक्शन होगा और मीन उसके लिए कांस्टेंट रहेगा और साथ ही साथ वेरिएंस भी उसके लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस, या फिर इसको वीकली स्टेशनरी प्रोसेस भी बोलेंगे या फिर इसको कोवेरियंस स्टेशनरी प्रोसेस भी बोलेंगे और शॉर्ट में इसको WSS प्रोसेस भी बोलते हैं, WSS प्रोसेस, ठीक है। तो the random process x of t is said to be wide sense stationary process if its mean is constant and autocorrelation depends only on the time difference, ठीक है। that is mean मतलब mu of t, e of x of t दोनों सेम है, constant रहेगा और ऑटो कोरिलेशन जो रहेगा वो फंक्शन ऑफ टाइम डिफरेंस रहेगा, मतलब t2 माइनस t1 या फिर t1 माइनस t2 का फंक्शन रहेगा। देखो स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस में जो नोट में देखे थे हमने और वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस का जो डेफिनेशन है वो एग्जैक्टली लगभग सेम है, बस इसमें चेंज क्या है, वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस में सिर्फ 2 पॉइंट है, एक मीन कांस्टेंट आना चाहिए और दूसरा ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो है वो टाइम डिफरेंस का फंक्शन आना चाहिए। यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ टी भी कांस्टेंट आना चाहिए या फिर वेरिएंस ऑफ एक्स भी जो है वो कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों फंक्शन के दोनों की डेफिनेशन को अगर रिलेट करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि एवरी स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस इज वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस, राइट है। देखो वाइड सेंस के लिए सिर्फ 2 पॉइंट होना, तो स्ट्रिक्ट स्टेशनरी प्रोसेस के अंदर जो है वो दोनों पॉइंट आ गए, ऑटो कोरिलेशन टाइम डिफरेंस का फंक्शन रहेगा और मीन जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसके अंदर थर्ड एडिशनल है कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ टी भी वो कांस्टेंट आना चाहिए, जबकि वाइड सेंस में ये ज़रूरी नहीं है।
ठीक है, तो हर स्टिक सेंस स्टेशनरी प्रोसेस को आप वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉन स्टेशनरी प्रोसेस, नॉन स्टेशनरी प्रोसेस किसको बोलेंगे, जो स्टेशनरी प्रोसेस नहीं रहेगा, राइट है। द रैंडम प्रोसेस एक्स ऑफ टी इज सेड टू बी नॉन स्टेशनरी प्रोसेस इफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिपेंड्स ऑन टाइम। ठीक है, स्टेशनरी प्रोसेस में क्या होता है कि वो टाइम के साथ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वैरी नहीं करता है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टाइम के साथ वैरी करेगा, मतलब वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। इफ द प्रोसेस एक्स ऑफ टी इज स्टेशनरी आइदर स्टिक और इन वाइड सेंस, द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन इज डिनोटेड बाय आर एक्स ऑफ टॉ और आर ऑफ टॉ एंड डिफाइंड एज आर ऑफ टॉ इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स ऑफ टी मल्टीपल एक्स ऑफ टी माइनस टॉ। तो ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है, ऑटो कोरिलेशन के जैसे ही है, एग्जैक्टली वैसे ही दिखता है। आर ऑफ टॉ, ये टॉ जो रहता है टाइम डिफरेंस ही है, टॉ की वैल्यू जो है वो T1 माइनस T2 ही होती है। ठीक है, तो इसको इस सेंस में आपको याद रखना है, आर ऑफ टॉ इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स ऑफ टी मल्टीपल मल्टीपल एक्स ऑफ टी माइनस टॉ। ठीक है, एक नोट आपको याद रखना है, इसके ऊपर हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इफ आर ऑफ टॉ इज ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ स्टेशनरी प्रोसेस एक्स ऑफ टी विथ नो पीरियोडिक कंपोनेंट, देन ई ऑफ एक्स ऑफ टी मतलब मीन। ठीक है, ई ऑफ एक्स ऑफ टी मतलब मीन की बात हो रही है। ई ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ लिमिट टॉ टेंस टू इन्फिनिटी आर ऑफ टॉ। ठीक है, तो आर ऑफ टॉ अगर ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है किसी भी स्टेशनरी प्रोसेस का, ऐसे स्टेशनरी प्रोसेस का जिसमें पीरियोडिक फंक्शन नहीं आना चाहिए, मतलब साइन कॉस की वैल्यू नहीं आना चाहिए, तो उस कंडीशन में आप जो है वो मीन कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। मीन इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ लिमिट टॉ टेंस टू इन्फिनिटी आर ऑफ टॉ। ठीक है, अब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, गिवन अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स विद डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड अनदर रैंडम वेरिएबल वाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, रैंडम वेरिएबल एक्स यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट ऑन एक्स है, मतलब एक्स यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो कांस्टेंट है। एंड जेड ऑफ टी, ये रैंडम वेरिएबल दिया आपको, जेड ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस एक्स टी प्लस वाई। प्रूव दैट जेड ऑफ प्रोसेस जेड ऑफ टी इज वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस। ठीक है, तो वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस आपको शो करना है जेड ऑफ टी को, तो क्या शो करना पड़ेगा, इसका जो मीन है ना, 2 पॉइंट आपको शो करना पड़ेगा वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस के लिए। इसका जो मीन है, मीन ऑफ जेड ऑफ टी, मीन ऑफ जेड ऑफ टी जो है वो कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, मीन ऑफ जेड ऑफ टी कैसा आना चाहिए, कांस्टेंट। और उसके बाद जो है ऑटो कोरिलेशन, मतलब आर ऑफ T1 कॉमा T2, ये फंक्शन ऑफ टाइम डिफरेंस, मतलब T1 माइनस T2 का फंक्शन आना चाहिए, इज अ फंक्शन ऑफ, ये 2 पॉइंट आपको शो करना है, फंक्शन ऑफ T2 माइनस T1 या फिर T1 माइनस T2। तो ये 2 पॉइंट आपको शो करके बताना है। तो उससे पहले हम जो है डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ये आपको दिया है रैंडम वेरिएबल y यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इससे पहले मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको दिया है, जैसे y रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई, तो आप डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं। गिवन दैट y इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटरवल माइनस पाई टू पाई, देयरफॉर डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इंटरवल की अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है पाई, माइनस लोअर लिमिट कितनी है, माइनस पाई, तो 1 अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 1 अपॉन 2 पाई। तो ये हो गया आपका डेंसिटी फंक्शन। अब ई ऑफ जेड ऑफ टी की वैल्यू लिख लेते हैं। ई ऑफ जेड ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रैंडम वेरिएबल जेड ऑफ टी है इनटू डेंसिटी फंक्शन, और फिर यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल जो है वो y है, रैंडम वेरिएबल पूरी तरह से डिपेंड करता है y पे। क्वेश्चन पे बताया कि x जो है x पर इंडिपेंडेंट है, मतलब x इसके लिए कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y रहेगा। ठीक है, अब y जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द इंटरवल माइनस पाई टू पाई, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हम माइनस पाई टू पाई करेंगे। z ऑफ t की वैल्यू रखेंगे, z ऑफ t की वैल्यू a cos x t प्लस वाई, और उसके बाद f ऑफ y की वैल्यू रखेंगे, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई हो जाएगा। ठीक है, तो a और 1 अपॉन 2 पाई, दैट इज a बाई 2 पाई, ये बाहर हो जाएगा, और cos एक्स टी प्लस वाई का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू y से। cos एक्स टी प्लस वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स टी प्लस वाई।
ठीक है, और लिमिट अप्लाई करना है माइनस पाई टू पाई। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में हमने किए हैं। ये इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट अप्लाई करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है तो y के पोजीशन पे अपर लिमिट पाई माइनस y के पोजीशन पे लोअर लिमिट माइनस पाई। तो ये अपर लिमिट पाई और ये लोअर लिमिट माइनस पाई। साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, राइट है। तो ये साइन पाई मतलब पाई प्लस एक्स टी इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स टी हो जाएगा, राइट है। और इसमें से मैंने माइनस साइन को कॉमन ले लिया हूँ, ये सेकंड वाले में से माइनस साइन को कॉमन ले लिया तो माइनस साइन में से बाहर आ जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये साइन पाई माइनस एक्स टी हो जाएगा। तो साइन पाई माइनस एक्स टी मतलब साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है। तो साइन पाई माइनस एक्स टी इज इक्वल टू साइन एक्स टी हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स टी इज इक्वल टू साइन एक्स टी, ये प्लस ये माइनस कैंसल इक्वल टू 0। तो ई ऑफ जेड ऑफ टी की वैल्यू 0, 0 भी कैसा है, कांस्टेंट ही नंबर है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट ही होती है। तो पहला पॉइंट आ गया आपके पास, इसका जो ई ऑफ जेड ऑफ टी मतलब मीन जो है और आपने कांस्टेंट शो कर दी है। उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन क्या शो करना है, सेकंड क्वेश्चन ये बताना है कि ऑटो कोरिलेशन ऑफ T1 T2 ये आपका फंक्शन है, इज इक्वल टू क्या है, ये फंक्शन है, किसका फंक्शन है, टाइम डिफरेंस का, फंक्शन ऑफ टाइम डिफरेंस मतलब T1 माइनस T2 का फंक्शन है, ये आपको शो करके बताना है। तो R ऑफ T1 कॉमा T2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। R ऑफ T1 कॉमा T2 इज इक्वल टू ई ऑफ जेड ऑफ T1 मल्टीपल जेड ऑफ T2। जेड ऑफ T1 की वैल्यू रखेंगे, जेड ऑफ T1 ए कॉस एक्स T1 प्लस वाई और जेड ऑफ T2 की वैल्यू ए कॉस एक्स T2 प्लस वाई, राइट है। तो ये ए और ये ए मल्टीपल ए स्क्वायर कांस्टेंट है, ई में से बाहर चला जाएगा, ये बाहर आ गया, ए स्क्वायर बाहर, ई ऑफ कॉस एक्स T1 प्लस वाई कॉस एक्स T2 प्लस वाई। तो ये कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे और इस पर भी कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखो मैं कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई किया हूँ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, सेम फार्मूला जो है वो सेकंड पर अप्लाई किए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अभी दोनों ब्रैकेट को मल्टीपल करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म से पहले फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर कितना आएगा, कॉस एक्स T1 कॉस एक्स T2 कॉस वाई मल्टीपल कॉस वाई कॉस स्क्वायर वाई। तो ये फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, ये पहली टर्म से आ गई। फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में मल्टीप्लिकेशन, ये फर्स्ट टर्म से ये सेकंड टर्म में मल्टीप्लिकेशन किए तो ये आंसर आएगा कॉस एक्स T1 साइन एक्स T2 साइन वाई कॉस वाई, ठीक है। सेम जो है वो सेकंड टर्म से मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म में, तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा और इसको मल्टीपल किए तो ये आंसर आया कॉस एक्स T2 साइन एक्स T1 साइन वाई कॉस वाई। उसके बाद सेकंड टर्म से मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस कर दिए। उसके बाद साइन एक्स T1 साइन एक्स T2 साइन वाई मल्टीपल साइन वाई साइन स्क्वायर वाई आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो सेकंड टर्म है और जो थर्ड टर्म है, देखो ये फर्स्ट टर्म 4 टर्म्स हो गई टोटल, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो 4 टर्म में से सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में माइनस साइन कॉमन है और साइन बाय कॉस वाई कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और बाकी सब कुछ एज इट इज है, बस सेकंड और थर्ड टर्म में से माइनस साइन कॉमन लिए और ये साइन वाई कॉस वाई को भी कॉमन ले लिए। तो यहाँ से बचा कॉस एक्स T1 साइन एक्स T2 प्लस कॉस एक्स T2 साइन एक्स T1। अब ये ब्रैकेट में अगर देखेंगे तो ये फॉर्मूला बन गया, यहाँ से इसको रीड करेंगे, यहाँ से रीड करो साइन ए, इसको ए पढ़ देते हैं, एक्स T1 को ए बोल देता हूँ, ठीक है। साइन ए कॉस बी एक्स T2 को बी बोल देते हैं, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला है ये, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये जो ब्रैकेट है ब्रैकेट हो जाएगा साइन ए मतलब क्या हो जाएगा एक्स T1 प्लस एक्स T2। तो ये ब्रैकेट में ये आ जाएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा ये आपको, ये ब्रैकेट की पोजीशन पे, ये पूरे ब्रैकेट के पोजीशन पे साइन एक्स T1 प्लस एक्स T2 साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। और ये साइन बाय कॉस वाई, साइन बाय कॉस वाई एक फॉर्मूला है आपके पास ये वाला, साइन 2y इज इक्वल टू होता है 2 साइन वाई कॉस वाई, ठीक है। तो 2 को इस साइड में शिफ्ट कर देंगे
तो साइन वाई कॉस वाई इज इक्वल टू क्या मिला आपको, साइन वाई इंटू कॉस वाई, साइन वाई इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू साइन 2y डिवाइडेड बाय 2 मिला आपको, राइट है। तो ये दो चेंजेस करना है नेक्स्ट स्लाइड में, साइन वाई कॉस वाई के पोजीशन पे साइन 2y अपॉन 2 रखना है और ये ब्रैकेट के पोजीशन पे साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब ये ई को मैं अंदर इंटर कर रहा हूँ, तो ई जो है वाई वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो वाई वाले पार्ट पे अप्लाई होगा, बाकी सारा पार्ट जो है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म के अंदर कॉस स्क्वायर वाई पे अप्लाई हुआ, सेकंड टर्म में साइन 2y पे अप्लाई हुआ और थर्ड टर्म में साइन स्क्वायर y पे अप्लाई हुआ। अब मैं ये ई की डेफिनेशन लिखूँगा। ई की डेफिनेशन क्या है, ई बोले तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, इससे पहले भी हमने यूज़ कर चुके हैं। ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन, और लिमिट यहाँ पे क्या है, -π to π है, राइट है। तो इंटीग्रेशन -π to π एक्स एफ ऑफ एक्स है ना, एक्स बोले तो जो भी है यहाँ पे जो एक्स है, और एफ ऑफ एक्स बोले तो क्या है हमारे पास, एफ ऑफ वाई की वैल्यू है डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ई ऑफ कॉस स्क्वायर वाई, एक्स के पोजीशन पे कॉस स्क्वायर वाई है, और एफ ऑफ एक्स बोले तो एफ ऑफ वाई है। एफ ऑफ वाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है कितनी, 1/2π। तो ये वैल्यू रखी हमने -π to π कॉस स्क्वायर वाई, और ये एफ ऑफ वाई की वैल्यू 1/2π डी वाई, यहाँ पे साइन 2y है और यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। अब एक और डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन -a to a, अगर इस तरह से लिमिट है आपका और अंदर है आपका एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और अंदर वाला फंक्शन अगर ऑड है तो ये आंसर इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आती है, एफ ऑफ एक्स अगर ऑड फंक्शन है तो, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स अगर इवन फंक्शन है तो ये होता है 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो दिख रहा है वो ऑड फंक्शन के लिए, और ये जो दूसरा वाला दिख रहा है ये इवन फंक्शन के लिए। तो साइन 2y ऑड फंक्शन होता है, तो लिमिट देखो -π to π है, इस टाइप की लिमिट है, -a to a टाइप की लिमिट है, तो ये वाला इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा सीधा, राइट है। कॉस स्क्वायर वाई इन इवन फंक्शन होता है, तो ये 2 इंटू 0 to π हो जाएगा, और साइन स्क्वायर वाई भी इवन फंक्शन है, तो ये 2 इंटू 0 to π हो जाएगा। तो ये सारे चेंजेस हम करेंगे इसमें। तो देखो ये 2 इंटू 1/2π को बाहर ले लिए पूरी तरह से, और 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π, और उसी तरह से ये इंटीग्रेशन 0 हो गया मिडिल वाला, और यहाँ पे भी 2 इंटू 0 to π हो गया। अब कॉस स्क्वायर वाई को इंटीग्रेट करना है, तो कॉस स्क्वायर वाई को आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। कैसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर वाई की पोजीशन पे 1 प्लस कॉस 2y/2 लिखते, साइन स्क्वायर वाई को इंटीग्रेट करना है तो 1 माइनस कॉस 2y/2, इस तरह से इसको रिप्लेस करते हैं, ठीक है। फिर ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे। अब 1 का इंटीग्रेशन, ये वाला जो 1 दिख रहा है, ये 1 का इंटीग्रेशन y हो गया, और cos 2y का इंटीग्रेशन sin 2y/2 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन y हो गया, बीच में माइनस है, cos 2y का इंटीग्रेशन sin 2y/2 हो गया, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई कर दो, अपर लिमिट पाए, ठीक है। तो अपर लिमिट रखे y के पोजीशन पे पाए हो गया, राइट है। यहाँ पे रखे y के पोजीशन पे पाए sin 2π की वैल्यू 0, ठीक है। उसके बाद माइनस लोअर लिमिट y के पोजीशन पे 0, साइन 0 0, तो लोअर लिमिट 0, तो दैट इज आंसर कितना, π-0। सेम यहाँ पे भी होगा, अपर लिमिट पाए रखेंगे, उसके बाद माइनस लोअर अपर लिमिट पाए रखे, साइन 2π की वैल्यू 0, अपर लिमिट आंसर आया पाए, माइनस लोअर लिमिट 0 रखे तो y के पोजीशन पे 0, साइन 0 भी 0, दैट इज यहाँ पे भी आंसर कितना, π-0, ठीक है। तो दोनों टर्म से पाई कॉमन है, पाई को बाहर कर दिए, यहाँ से बचा cos xt1 cos xt2, और यहाँ से बचा sin xt1 sin xt2। ये बन गया आपका फॉर्मूला cos a माइनस बी, राइट है। cos a माइनस बी क्या होता है, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी इज इक्वल टू होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, सॉरी माइनस प्लस आता है, प्लस sin a sin b। तो ये एग्जैक्टली सेम है, cos xt1 cos xt2 प्लस sin xt1 sin xt2। तो ए के पोजीशन पे xt1 है और बी के पोजीशन पे xt2 है, तो आप इसको cos xt1 माइनस xt2 इस तरह से लिख सकते हैं, और x दोनों जगह से कॉमन ले लिए। तो देखो ये r ऑफ t1, t2 की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ t1 माइनस t2 आ गई, इन टर्म्स ऑफ t1 माइनस t2 आ गई, मतलब r ऑफ t1 t2 इज अ फंक्शन ऑफ t1 माइनस t2, ये आपको शो करना था, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आ गए, देयरफॉर e ऑफ z ऑफ t इज अ
WSS मतलब वाइट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ अ स्टेशनरी प्रोसेस Rx ऑफ टॉ इज इक्वल टू 25 प्लस 4/1 प्लस 6 टॉ स्क्वायर, देन फाइंड मीन। मीन कैलकुलेट करना है आपको, ई ऑफ एक्स ऑफ टी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, इफ आर ऑफ टॉ इज अ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ स्टेशनरी प्रोसेस एक्स ऑफ टी विद नो पीरियोडिक फंक्शन, नो पीरियोडिक कंपोनेंट, देन मीन इज डिफाइंड एज, ये हमने नोट में देखे थे जब ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, उसी में हमने नोट लिखे थे ये। तो ई ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू अंडर रूट लिमिट टॉ टेंस टू इन्फिनिटी आर ऑफ टॉ होता है, राइट है। इसकी वैल्यू में अगर देखेंगे तो कहीं पे भी साइन और कॉस नहीं है, तो मीन इज इक्वल टू आप अंडर रूट लिमिट टॉ टेंस टू इन्फिनिटी आर ऑफ टॉ लिख सकते हैं। आर ऑफ टॉ की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट कर दिया हूँ, लिमिट टॉ टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, तो टॉ के पोजीशन पे इन्फिनिटी रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4/इन्फिनिटी। 4/इन्फिनिटी जीरो होता है, मतलब क्या बचेगा, अंडर रूट 25 बाकी रहेगा। ये जीरो हो जाएगा, 25 प्लस जीरो, ये जीरो हो गया लिमिट अप्लाई करने पर। अंडर रूट 25 मतलब कितना आ जाएगा, 5। तो ये इसका फाइनल आंसर, ये ई ऑफ एक्स ऑफ टी मतलब मीन की वैल्यू है, मीन इज इक्वल टू 5 आंसर। ठीक है। उसके बाद सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ स्टेशनरी प्रोसेस आर ऑफ टॉ इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड मीन। इसका आंसर 2 आता है। मीन मतलब आपको ई ऑफ एक्स ऑफ टी कैलकुलेट करना है, ये इसका आंसर है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मार्को चेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।